हाँ, तो आज बहुत ही मज़ेदार चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अपन, और वो है शीत युद्ध। बस मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना है। ये चैप्टर बहुत समझने वाला बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, लेकिन कुछ लॉजिकल चैप्टर भी है। बड़े ध्यान से स्टोरियाँ सुननी है मेरी, और मैं जितने भी इसके पार्ट्स बनाता हूँ इस चैप्टर के, अगर आपने ढंग से मेरी अकॉर्डिंग पढ़ लिया तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बहुत कुछ नॉलेज गेन कर लोगे प्लस में, क्योंकि बुक्स में तो है ही है, लेकिन इसके पीछे हिस्ट्री बहुत ज़्यादा, हिस्ट्री के अंदर भी बातें करूँगा मैं थोड़ी। तो अपने जो ये बुक है आपकी फर्स्ट वाली, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स यानी समकालीन विश्व राजनीति, उसका फर्स्ट चैप्टर आपका है चैप्टर फर्स्ट द कोल्ड वॉर एरा, शीत युद्ध का दौर। ठीक है, देखो एक्चुअल में स्टार्टिंग करूँ, पहले नाम है शीत युद्ध। इससे आपने सुना होगा कि शीत युद्ध क्या, एक्चुअल में युद्ध दो तरह के होते हैं। मतलब मैं मोटा मोटी बात करूँ तो लड़ाइयाँ दो तरह की होती है, युद्ध दो तरह के होते हैं। एक शीत युद्ध, एक अब जिसे बोलते हैं रक्त रंजित युद्ध, यानी कि एक तो कोल्ड वॉर, एक अपन बोल देंगे हॉट वॉर। दोनों ही सही है, पूरी बात समझना। एक तो होता है कोल्ड वॉर, ठीक, यानी कि जिसको हम कह देंगे शीत युद्ध, और दूसरे को अपन कह सकते हैं हॉट वॉर। हॉट वॉर मतलब रक्त रंजित युद्ध, वेरी इंपॉर्टेंट है, रक्त रंजित युद्ध। इन दो लड़ाइयाँ मेन दो युद्ध होते हैं। ठीक है, रक्त रंजित युद्ध का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये है जिसमें खून बहता है, मतलब जैसे कि हथियारों से लड़ना, दो देश आपस में जैसे लड़ते हैं वो अपन ने देखा ही है, चाहे वो भारत चाइना का युद्ध हो, चाहे भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, जितना भी, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, चाहे सेकंड वर्ल्ड वॉर हो, वो सब रक्त रंजित युद्ध थे। उसमें बहुत ज़्यादा तहस-नहस हो जाता है, लोग मारे जाते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लेकिन एक होता है शीत युद्ध। शीत युद्ध या कोल्ड वॉर, ये क्या होता है? ये सिर्फ विचारधाराओं की लड़ाई है, ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर होता है। आइडियोलॉजी के ऊपर लड़े जाने वाले युद्ध शीत युद्ध कहलाते हैं। इसमें हथियार नहीं उठाए जाते, बस विचारधाराओं की लड़ाई होती है। जैसे कि अपने घर घर में भी ऐसा ही होता है कि कोई दो भाई की विचारधाराएं अलग हो सकती है, दो परिवारों की विचारधाराएं आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकती है, वैसे ही विचारधाराएं या आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकती है। वैसे ही शीत युद्ध के बीच में भी यही मामला था, यह विचारधाराओं की लड़ाई थी, आइडियोलॉजिकल वॉर था शीत युद्ध। ठीक है, और वो भी क्या था कि हमारे पूरे विश्व में उस टाइम पर दो महाशक्तियाँ थी। जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद में, ठीक है, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा मैं। पहले विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध की बात करूंगा। पहला विश्व युद्ध आपको पता 1940 से 1914 से लेकर 1918 के बीच में चला। उसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर 39 से लेकर 1945 तक चला। जैसे ही दोनों विश्व युद्ध फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश हुए, उसके बाद में जस्ट शीत युद्ध का दौर आया, और शीत युद्ध का दौर 1945 से लेकर 1990 तक, लगभग 45 साल, 45 ईयर्स तक शीत युद्ध का दौर, यानी कि जो कोल्ड वॉर एरा है वो 45 साल अपन मान सकते हैं। फाइनली फिर जैसे यूएसएसआर का विघटन हुआ, यानी सोवियत संघ का जैसे ही बंटवारा हो, उसके बाद में जाके जो रशिया वगैरह बने, बाद में बताऊंगा, तब जाके ये फाइनली शीत युद्ध खत्म हुआ था। तो मोटा मोटी आपको बात ये समझ में आ गई कि शीत युद्ध का मतलब विचारधाराओं की लड़ाई, यानी आइडियोलॉजिकल वॉर था ये, और कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कुछ वर्ड मैं इसके अंदर यूज करूँगा। इसके अंदर क्या है, अपन पूरे संसार को एक दो दुनिया के नज़र में देख सकते हैं, पूरे संसार को, पूरे विश्व को दो दुनिया के नज़र में देख सकते हैं, पहली दुनिया और दूसरी दुनिया। पहली दुनिया की मैं अगर बात करूं तो पहली दुनिया एक तो होगी यूएसए, मतलब अमेरिका, एक अपन मान सकते हैं यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। ठीक है, ये दो दुनिया हो गई, और दो एक महाशक्तियाँ हो गई एक तरीके से, और दोनों ही महाशक्तियाँ पूरे संसार पर अपना कहते हैं ना वर्चस्व रखना चाह रही थी। दोनों की अलग अलग आइडियोलॉजी थी, ये अपने विचारधारा को अच्छी मानता था, ये अपनी विचारधारा को अच्छी मानता था, और पूरे संसार को अपने अंडर में अपनी ताकत बनाना चाहता था। ये दोनों के बीच में विचारधारा की लड़ाई थी। तो मैं आपको अगर बात करूं तो शीत युद्ध की बात करूं मैं, कोल्ड वॉर की, तो एक जितने भी मैं आज बात करूंगा वो पूरी आपको नोट करनी है, बिल्कुल एक इमेज है, पूरी दिमाग में फिट कर लेना, उसके बाद में सब कुछ समझ आ जाएगा। कोल्ड वॉर, ठीक है, एक तो यूएसए के बीच में और यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ बोलते हैं हिंदी में, सोवियत संघ है ना, और ये हो जाएगा अमेरिका। इन दो महाशक्तियों के बीच में होने वाली लड़ाई, होने वाला युद्ध कोल्ड वॉर या फिर शीत युद्ध कहलाता है। 1945 से लेके 1990 तक लगभग 45 साल तक ये दौर चला, और फिर जाके इसका एंड हुआ। इसमें बहुत सारी बातें होगी, सारी डिटेल से पढ़ेंगे। बस आज का सेशन सिर्फ और सिर्फ चैप्टर की बेस है, बिल्कुल बेस मजबूत करना है, दिमाग में बेस बनानी है। मैं इसको बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बना के लाया। अच्छा, ये लिखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको पता है 1914 से लेके 1918 के बीच में हुआ, छोटी छोटी मोटा मोटी इमेज बनानी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात की जाए तो ये आपके 1939 से लेके 1945 लगभग 6 साल ये चला। फिर बात करते हैं शीत युद्ध की। जैसे ही दोनों ये ख़त्म हुए,
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तुरंत खत्म होते ही शीत युद्ध स्टार्ट हो गया था। 1945 से लेकर 1990 तक लगभग 45 साल तक शीत युद्ध या कोल्ड वॉर चला। ठीक है, कोल्ड वॉर को मैंने कहा था ना, पहली दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच मैंने बांटा है, और एक तीसरी दुनिया भी कह सकते हो इसको मैंने नाम देना चाहूँ तो दे सकता हूँ थर्ड वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड का मतलब है तीसरी दुनिया, तीसरा विश्व। ये है गुट निरपेक्ष, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। गुट निरपेक्ष आंदोलन का मतलब ये है कि वो देश लाइक भारत भी, हमारे नेहरू जी गुट निरपेक्षता के बड़े अच्छे नेता हैं। गुट निरपेक्षता जो नेहरू जी की नीति है, गुट निरपेक्ष नीति, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी नेहरू जी की बड़ी शानदार है, पढ़ेंगे अपन। तो नेहरू जी हो और हमारा भारत हो, चाहे और भी खूब सारे देश जो गुट निरपेक्ष रहना चाहते थे। गुट निरपेक्ष का मतलब है ना तो इसके पास जाना चाहते थे। पहली दुनिया का मतलब हो गया यूएसए और दूसरी दुनिया का मतलब हो गया यूएसएसआर। मतलब ऐसे देश जो इन दोनों ही महाशक्तियों के साथ में कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते या किसी के पास में नहीं जाना चाहते थे, अपना गुट निरपेक्ष सेपरेट अलग से रहना चाहते थे। यानी कि महाशक्तियों के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, नॉन ज्वाइनिंग एनी ग्रुप ऑफ सुपर पावर्स, किसी के साथ में नहीं जाना। क्योंकि इन दोनों महाशक्तियों ने क्या करा, अलग अलग इनकी आइडियोलॉजी थी, अलग अलग इनकी विचारधाराएं थी, तो ये अपनी विचारधारा को अच्छा दिखाने के लिए कुछ गठबंधन बनाएंगे, कुछ कोएलिशन बनाएंगे, कुछ अलाइन करेंगे एक दूसरे देश के साथ में। कैसे? ये कहेंगे, ये जैसे यूएसए, अमेरिका कहेगा कि मेरी विचारधारा तेरे से अच्छी है, ये कहेगा नहीं मेरी विचारधारा तेरे से अच्छी है। तो फिर क्या करेंगे? बोले क्या सबूत क्या है? तो ये क्या करेंगे, अलग अलग देशों को जोड़ेंगे, अलग अलग देशों को, अलग अलग संगठनों को, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को अपने पास में बुलाएंगे और जोड़ेंगे कि आप हमारे पास आइए। ठीक है, तो ये गठबंधन करते थे, कोएलिशन करते थे। लेकिन ये कुछ देश जो इन दोनों के साथ में गठबंधन के राजी नहीं थे कि नहीं हमें कोई आपसे गठबंधन नहीं करना है। तो इसके ऊपर ध्यान रखना, यूएसए की क्या विचारधाराएं थी और दूसरी दुनिया यूएसएसआर की क्या विचारधाराएं थी। एक मिनट समझो आप, मैं आपको इसको पहले बताता हूँ। यूएसए की ये विचारधाराएं थी। यूएसए जो अमेरिका है बेसिकली वो पूंजीवाद, उदारवाद और लोकतंत्र, कैपिटलिस्ट, यानी कि कैपिटलिस्ट, लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी, इन तीन पर ज़्यादा फोकस करता था कि, और इन तीन विचारधाराओं को, ये तीन आइडियोलॉजी को मानने वाले देश इसके पास आ गए। ठीक है, वो यूएसए के पास है। कौन कौन से देश है अपन आगे बात करेंगे। फिर यूएसएसआर, सोवियत संघ, इसकी दो आइडियोलॉजी थी, साम्यवादी कम्युनिस्ट और समाजवाद सोशलिज्म। इन दो पे जोर देता था और इनको मानने वाले देश इनके पास आ गए। ठीक है, और इन दोनों ने आपस में जितने भी अपने जिन जिन विचारधाराओं जो मानने वाले लोग थे वो इनके पास में आ गए। भाई जैसे इन तीनों को मानने वाले देश इसके पास में आ गए, इन दोनों को मानने वाले लोग इनके पास आ गए, दोनों महाशक्तियों के पास में आ गए। ठीक है, ये चीज़ें भी अपन को पता होनी चाहिए। लाइक एग्जांपल लेता हूँ फिर। अब ये देखो, दोनों ही अपनी अपनी विचारधाराओं को, अपनी अपनी आइडियोलॉजी को मजबूत करने के लिए कुछ गठबंधन करते हैं। ये कुछ गठबंधन करते हैं। ठीक है, गठबंधन का मतलब कोएलिशन करते हैं, और कोएलिशन का मतलब हो गया ऐसी कुछ संस्थाएं या ऐसी इंस्टीट्यूशन बनाते हैं जिसमें लोगों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे कि यूएसए ने क्या करा कि तीन मेन संगठन या इंस्टीट्यूशन या गठबंधन करे। एक तो नाटो कह दिया कि नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन बनाया एक, और इसमें जितने भी देश आए और उनको ये कह दिया कि जो भी देश है आपस में एक दूसरे की हेल्प करेंगे, कभी किसी पर आंच नहीं आने दी जाएगी। एक बनाया सेटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन ये बनाया। एक बनाया सेंटो, केंद्रीय संधि संगठन। ठीक है, ये तीनों के बारे में डिटेल से चर्चा कराऊंगा मैं। अभी आपको सिर्फ दिमाग में इमेज बनानी है, इसके बारे में नहीं जाना, सिर्फ इमेज बनानी है। एक था यूएसएसआर, सोवियत संघ, इसने बनाया वार्सा पैक्ट बनाया कि इसका मतलब मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन पर्पस ये था कि जो नाटो के अंदर जितने भी देश शामिल हुए हैं उनके ऊपर नज़र रखी जाए। तो इसने वार्सा पैक्ट बनाया। ये सारी डिटेल चर्चा कराऊंगा मैं आपको, सबको एक एक, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अभी आपको ये सोचना है कि इतनी दो महाशक्तियों ने कौन कौन से गठबंधन या कोलिशन बनाए, किन के साथ बनाए, मेन पर्पस क्या था, सब बातें करेंगे। ये हो गया। फिर इसके बाद में देखो, फिर अपन बात करते हैं एक एक शब्द की। ये जितने भी शब्द मैंने आपको दिखाए ना, देखो यहाँ पर 5 ये रहे कि यूएसए की 3 आइडियोलॉजी थी, पूंजीवाद, उदारवाद, लोकतंत्र। इनकी 2 थी साम्यवादी, समाजवादी। 5 की डिटेल चर्चा हालांकि अपन 11th क्लास में थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके इनके बारे में, लेकिन अभी 12th में आपको फिर से रिकॉल करने के लिए, वापस 11th पूरी पढ़ने के लिए इतना टाइम नहीं होगा। लेकिन आपको इन 5 की डेफिनेशन मैं आपको लिखवा देता हूँ, छोटी छोटी ईजी लैंग्वेज में वो लिखनी है ताकि चैप्टर समझ में आए। ठीक है, जैसे कि हालांकि अभी अपन और चर्चा करने वाले हैं, आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार आखिर इतनी बड़ी महाशक्तियाँ थी, यूएसए, यूएसएसआर यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ, इनको आखिर छोटे छोटे देशों के साथ में गठबंधन या कोलिशन करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। ये इतने महाशक्ति है,
कि ये तो पूरे देश के ऊपर वैसे ही अधिकार कर सकते हैं, अपना पावर दिखा सकते हैं, अधिकार अपना इफेक्ट या प्रभाव दिखा सकते हैं, वो भी अपन बात करेंगे। वो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन आज का, वो भी अपन लेंगे। पहले अपन बात करते हैं इन शब्दों की। पूंजीवाद। पूंजीवाद का मतलब होता है, पूंजीवाद के अर्थ अंतर्गत एक देश के सभी उत्पादन संबंधी फैसले लेने का अधिकार सामान्य जनता को होता है। ठीक है, जनता के हाथ में होता है, अर्थात देश में निजी क्षेत्र पूरी तरह से स्वतंत्र है। ये होता है पूंजीवाद। मतलब ऐसा मान लो कि पब्लिक सेक्टर की मौज हो गई, आराम से बिजनेस करो, गरीब यहाँ पर मारा जाता है। ये अमेरिका की है पूंजीवाद सोच। अंडर मतलब सिर्फ पैसा कमाना से मतलब है, जनता के वेलफेयर से, पब्लिक वेलफेयर से, जनता के कल्याण से कोई फायदा ज़्यादा नहीं सोचा जाता। अंडर कैपिटलिज्म द राइट टू टेक ऑल द प्रोडक्शन रिलेटेड डिसीजन ऑफ ए कंट्री इज इन हैंड्स ऑफ द पीपल, दैट्स प्रोवाइड प्राइवेट सेक्टर इन द कंट्री इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। 1 मार्क्स में कहीं लिख लेना, थ्योरी समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर उदारवाद, लिबरलिज्म। इस विचारधारा के अंतर्गत देश में प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतंत्रता दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ्री छोड़ा जाए। अंडर दिस आइडियोलॉजी एफर्ट्स आर मेड टू प्रोवाइड मैक्सिमम फ्रीडम टू एवरी पर्सन इन द कंट्री। लिख लेना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर का आज सिर्फ चैप्टर की थ्योरी है, चैप्टर स्टार्ट कल से होगा, आज तो पूरा बेस मजबूत करा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया शासन, सब जानते हो आप। डेमोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, फॉर द पीपल बाय द पीपल, सब समझते हो, बहुत ईजी सा, जो अपन 11th क्लास में पढ़ते थे। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ठीक है। फिर साम्यवाद। साम्यवाद यानी कम्युनिज्म। साम्यवादी व्यवस्था समानता पर आधारित होती है, जहाँ सभी ये जो मैंने बात की थी आपकी, ये यूएसएसआर की है, ये यूएसएसआर की सोच थी। ठीक है, ये यूएसएसआर, इन तीनों पढ़ चुके अपन, इन दो के बारे में और पढ़ते हैं। ठीक है। तो साम्यवादी व्यवस्था समानता पर आधारित थी, इक्वलिटी, जैसे अपन स्वतंत्र अधिकार, समानता का अधिकार पढ़ते, राइट टू इक्वलिटी, उस पर ज़्यादा जोर देना था इसका, और जहाँ सभी लोगों को समान अधिकार प्रदान किए जाएँ, वो साम्यवाद था। द कम्युनिस्ट सिस्टम इज बेस्ड ऑन इक्वलिटी वेयर इक्वल राइट्स आर प्रोवाइडेड टू ऑल द पीपल। ठीक है। और एक हो गया समाजवाद। इस व्यवस्था में एक देश के सभी उत्पादन संबंधी फैसले लेने का अधिकार मुख्य रूप से सरकार के हाथ में होता था। गवर्नमेंट जैसा डिसीजन करती वैसा होता, और इसमें या तो प्राइवेट सेक्टर या निजी क्षेत्र होता ही नहीं था। जैसे अपने पढ़ा था इंदिरा गांधी वाले दौर में, अपने चैप्टर में पढ़ा था कि जैसे इंदिरा गांधी आई थे, अपन चैप्टर 3 में पढ़ा था, सेकंड वाले, दूसरे वाली पॉलिटी बुक में। फिर उसके बाद में बहुत सारे 14 बैंकों को निजी क्षेत्र से हटा के गवर्नमेंट सेक्टर में ला दिया था। तो वैसे ही होता है कि या तो इसमें निजी क्षेत्र होता ही नहीं है, बहुत कम होता है, और अगर होता भी है तो सरकार के नीतियों के अनुसार उसको काम करना ज़रूरी होता है, विवश होती है वो, गवर्नमेंट का ऊपर प्रेशर होता है, उसको वैसा ही काम करना पड़ता है, अगर थोड़ा बहुत प्राइवेट सेक्टर होता भी है तो। ठीक है। तो इन दिस सिस्टम द राइट टू टेक ऑल द प्रोडक्शन रिलेटेड डिसीजन ऑफ ए कंट्री इज मेनली इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, और देयर इज आइदर नो प्राइवेट सेक्टर इन दिस, एंड इफ इट इज देन इट इज फोर्स्ड टू वर्क अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। अगर होता भी है तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। ये 5 डेफिनेशन लिखाना ज़रूरी था चैप्टर का बेस मजबूत करने के लिए। ठीक है। हालांकि स्पेशली आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वैसे स्पेशली कोर्स में है नहीं, लेकिन ये शब्द वर्ड सारे कोर्स में है, अपने चैप्टर में है, जिसका मीनिंग जानना ज़रूरी है। मीनिंग जाने बिना चैप्टर समझ में नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। फिर है शीत युद्ध के बारे में डेफिनेशन, लिख लेते हैं थोड़ी, मैंने अपने शब्दों में लिखने की कोशिश की है। ब्रैकेट में लिख दिया, 1945 से 1990, 1945 से 1990 के बीच का दौर था। शीत युद्ध से अभिप्राय क्या है? मैंने हालांकि स्टार्टिंग में बता दिया कि शीत युद्ध से अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें दो देशों के बीच रक्त रंजित यानी कि आमने सामने की लड़ाई नहीं होती, रक्त रंजित युद्ध न होकर केवल विचारधारात्मक लड़ाई होती है, सिर्फ आइडियोलॉजिकल वॉर होता है ये। यानी कि कोल्ड वॉर रेफर्स टू ए सिचुएशन इन विच देयर इज ओनली आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन टू कंट्रीज, नॉट ए हॉट वॉर। ठीक है। सेकंड, अगर दूसरे शब्दों में और कुछ कहना चाहूँ मैं तो वो यह है कि दोनों महाशक्तियाँ युद्ध के अलावा अलग अलग तरीकों जैसे कि गठबंधन बनाती हैं, हथियारों का अत्यधिक निर्माण करती हैं, इन सब से खुद को एक दूसरे से बेहतर साबित करने का प्रयास करती हैं। और अपरोध बहुत बड़ी चीज़, अपरोध का तर्क अलग से पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो, सब शब्दों का मीनिंग है पॉलिटी में, ज़बरदस्त पढ़ेंगे चैप्टर को। अपरोध के तर्क के कारण युद्ध करने का खतरा मोल नहीं लेती। मेरी बात सुनना, जैसे दोनों महाशक्तियाँ थी, कौन कौन सी? यूएसएसआर और यूएसए, बहुत बड़ी महाशक्तियाँ थी। अगर ये लड़ लेती और अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाता, तीसरा विश्व युद्ध हो जाता, पूरा संसार विश्व नष्ट हो जाता, तबाह हो जाता, ख़त्म हो जाता, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था। ये जब तक थर्ड वर्ल्ड हुआ, इसके बाद में दोनों महाशक्तियाँ इतनी पावरफुल हो गई, इतना कहते हैं ना कि इनके पास में परमाणु बम, एटॉमिक इतना मजबूत हो गया ये कि ये अगर एक दूसरे को मारेंगे ना
तो ये फिर भी इनके पास में जो पावर है वो और ख़त्म नहीं होगी, मतलब इतना इनके पास में वो हथियार वगैरह जाकिरा इतना है कि बच जाएगा। वही चीज़ है कि इन्होंने अपनी सहमति से, अपनी सूझबूझ से काम लिया, दिमाग से काम लिया और इन्होंने इस युद्ध को टाल दिया। हालांकि मैं बताऊंगा अभी, ऐसे बहुत से कारण ऐसे लग रहे थे लोगों को कि आज होगा थर्ड वॉर, आज होगा, लेकिन वो नहीं हो रहा। अभी देखते हैं अपन, ठीक है। और वो था अवरोध का तर्क। अभी बताऊंगा अवरोध तर्क क्या होता है, समझना। अदर हैंड, टू सुपर पावर्स ट्राई टू प्रूव देमसेल्व्स सुपीरियर टू अदर, superior to each other by means other than war, example by forming alliances, excessive manufacturing of weapons, and does not take the risk of going to war because logic of deterrence। ये logic of deterrence very important चीज़ है, लिखा दी है मैंने, देखो ये रही logic of deterrence या deterrence। अवरोध का मतलब ये होता है कि अगर कोई अपने शत्रु पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करता है, तब भी दूसरों के पास उसे बर्बाद करने लायक हथियार बच जाएंगे। इससे अवरोध या फिर रोक और संतुलन, कि रुक जाओ और संतुलन बिठा लो वरना नष्ट हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। इसका मतलब ये कैसे कि एक तो यूएसए, एक यूएसएसआर, अगर इसने इसके ऊपर अटैक किया या फिर इसने इसके ऊपर अटैक किया तो ये कितना भी इसके ऊपर अटैक कर लो फिर भी इसका पूरा कंप्लीट तबाह नहीं होगा। इसके पास में ऐसे और भी हथियार बच जाएंगे कि ये चाहे तो अभी भी इसको ख़त्म कर सकता है। मतलब ऐसे कि एक दूसरे दोनों बराबर हैं, ठीक है। इधर भी 5 क्विंटल की कोई गाड़ी है, पावर वाली कोई चीज़ वजन है, इधर भी 5 क्विंटल है, बीच में रस्सा बांध लो, खींच लो, कैसे वो बैलेंस बना रहेगा। तो वही चीज़ यहाँ है, इनके पास में बहुत ज़्यादा हथियार है, इसके पास में बहुत ज़्यादा हथियार है। आपस में अगर लड़ेंगे तो दोनों ही मरेंगे और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए एक ही काम करना है, रोको और संतुलन बना लो। रोक और संतुलन से बोलते हैं अवरोध। बस आपको इतना समझना, अवरोध का मतलब क्या होता है, रोक और संतुलन, ठीक है, स्टॉप एंड बैलेंस, बस। इवन इफ वन ऑफ देम ट्राइज टू अटैक एंड डिसेबल द न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ इट्स राइवल, द अदर वुड स्टिल बी लेफ्ट विथ इनफ न्यूक्लियर वेपन्स टू इन्फ्लिक्ट अनअक्सेप्टेबल डिस्ट्रक्शन। दिस इज कॉल्ड द लॉजिक ऑफ डिटरेंस, स्टॉप एंड बैलेंस भी कहते हैं इसको। आई थिंक सब कुछ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब शब्द ऐसे हैं जो अपन को चैप्टर को समझने में बहुत हेल्प करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट। अब आपको अब ये चीज़ें थी कि ये सब मैंने हेडिंग लिखी है, ये सब विश्व को ये फील करा रहे थे, ये आवाज़ करा रहे थे बार बार। ऐसा लगता है ना अपनी, और यार अब गिरे, अब ये हो, ऐसा लगता है ना कभी कभी कोई चीज़ अपन करते हैं, अब जैसे अपन कोई झूले पे झूलते हैं ऐसा लगता है अरे यार गिर गए, मतलब ऐसा लगता है। वैसे इनको भी लोगों को ऐसा आवाज़ हो रहा था, ऐसा फील हो रहा था कि आज थर्ड वॉर हो जाएगा, आज तृतीय विश्व युद्ध होगा, आज तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, आज हो जाएगा। ये ऐसी खूब सारी कंडीशन थी 5-6 जो ऐसा फील कराते रहे कि तीसरा विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। कौन कौन सा? क्यूबा मिसाइल संकट जो 1962 में हुआ, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, बर्लिन की नाकेबंदी यानी कि ब्लॉकेड ऑफ बर्लिन 1948 में, कोरिया संकट, कोरिया क्राइसिस 1950 में, कांगो संकट 1960 में, वियतनाम में अमेरिका का हस्तक्षेप, यूएस इंटरवेंशन वियतनाम 1954 से लेकर 75 तक, 54 से 75 तक, हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, सोवियत यूनियन इंटरवेंशन हंगरी 1956 में। सब के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ाऊंगा, बहुत ज़्यादा डिटेल, लेकिन अलग अलग डिफरेंट इन सब का वीडियो बनाऊंगा, एक अलग से क्लास लूँगा, उसमें सब बातें ऐड कर दूंगा। लेकिन अभी आपको इतना सा समझना है कि ये सब ऐसे थे जिसे हर बार लगता था कि आज तीसरा विश्व युद्ध होगा, आज विश्व युद्ध होगा, लेकिन हुआ नहीं। फाइनली दोनों महाशक्तियों की सूझबूझ से, दोनों की इंटेलिजेंस से ये बच गया और संसार आज चैन की सांस ले रहा है। ये चीज़ है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या ज़रूरत पड़ी कि इतनी बड़ी महाशक्तियाँ थी, इनको छोटे छोटे देशों के साथ में कोएलिशन करने की क्या ज़रूरत थी, गठबंधन करने की क्या ज़रूरत थी? उसके पीछे लॉजिक थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी महाशक्तियों को छोटे छोटे देशों या संगठनों से गठबंधन बनाना पड़ा? वाई डिड इट हैपन द सच बिग सुपर पावर्स हैड टू फॉर्म अलायंस विद स्मॉल कंट्रीज या ऑर्गेनाइजेशंस? अपने पढ़ा भी अभी। इसके पीछे 3-4 मेन कारण है और आप भी सोचना। पहला कारण है महत्वपूर्ण संसाधन, क्रिटिकल रिसोर्सेज या फिर इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। सिर्फ रिसोर्सेज भी लिख दोगे तो भी चलेगा। जैसे कि भारत में जो रिसोर्सेज होते हैं, ज़रूरी थोड़ी है वो अदर कंट्री में भी हो रहा हो। जैसे ईरान, इराक, कुवैत, जितने भी कंट्री, इनमें ऑयल होता है, तो ऑयल पूरे संसार को ऑयल देता है और सप्लाई करता है। तो उस छोटे देश से कोएलिशन करना ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ ज़रूरत किसकी? ऑयल की। तेल लेना है हमको उससे, खनिज हैं, तेल हैं, मिनरल्स जितने भी होते हैं, इन सब की ज़रूरत के लिए, मतलब महत्वपूर्ण संसाधनों को लेने के लिए पहला काम तो ये कारण था
छोटे छोटे देश में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर ऐसे मिनरल्स या खनिज या ऑयल इन सब के भंडार थे, तो बड़ी बड़ी महाशक्तियों की ज़रूरत पड़ती थी कि उनसे कोलिशन कर लिया जाए ताकि हमारी हेल्प हो जाएगी, हम उनसे खरीद लेंगे। दूसरी, सैनिक ठिकाने। अब ये तो है नहीं कि वहाँ से सीधा उड़ के वहाँ अटैक करोगे, सैनिकों के लिए ठिकाने भी तो चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, चाइना है। आज चाइना पाकिस्तान की हेल्प से भारत के ऊपर निगरानी कर रहा है और भारत को चारों ओर से घेर रहा है। कभी बात करूंगा मैं उसकी भी। वो श्रीलंका के सामने भी 90 साल तक 99 साल तक 99 ईयर्स तक खूब सारी ज़मीन को लीज पर ले लिया, वहाँ पर कुछ बनाएगा वो। तो अगर श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है तो उस वजह से वो चाइना भारत के ऊपर नज़र रख रहा है, अपने सैनिक ठिकाने वहाँ पर स्थापित कर सकता है ज़मीन पास में लेके। तो सैनिक ठिकाने स्टैब्लिश करने के लिए ज़मीन चाहिए तो छोटे छोटे देशों का सहारा ले लेंगे, हेल्प ले लेंगे ताकि उस दूसरे देश के ऊपर नज़र रख सके। मतलब छोटे देशों की मदद से दूसरी महाशक्ति पर नज़र भी रख पाएंगे, सैनिक ठिकाने हो जाएंगे, संसाधन रिसोर्सेज मिल जाएंगे। फिर एक आर्थिक मदद, थोड़ी फॉर फाइनेंशियल एड यानी फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा। कैसे कि सपोज इतनी बड़ी देश है, इनके पास में बहुत बड़ी आर्मी होती है, बहुत बड़ी मिलिट्री होती है, ये किसी भी छोटे देश में जाकर रुक जाएगी, कैंप बन जाएगा, तो वहाँ पर खाने वाने की व्यवस्था ये छोटे देश कर देते हैं और उनसे ज़्यादा कोई पैसा भी नहीं लेते, उनकी व्यवस्था हो जाएगी। तो थोड़ी बहुत फाइनेंशियली मजबूती हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से फिर अनाज पहुँचाना, ये सब पहुँचाना बहुत सारी मुश्किल होती है। तो मोटा मोटी 4 कारण ऐसे थे जिस वजह से छोटे छोटे देशों को अपने पास में लाना या कोलिशन गठबंधन करना ज़रूरी हो गया था। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये भी आ रही होगी कि जो छोटे छोटे देश, इनको भी कुछ फ़ायदा हो रहा था कि नहीं हो रहा था? इनको भी हो रहा था। कैसे कि बड़े देश जो हैं, जो ये महाशक्तियाँ थी, सुपर पावर्स थी, ये इनसे 3 ऐसा मान लो कि मैन इनको फ़ायदा होता था। सुपर पावर या महाशक्तियाँ इन छोटे देशों को ये कहती थी कि हम आपको सुरक्षा का वादा करते हैं कि आपके ऊपर कोई भी बड़ा देश, दूसरा कोई देश आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, हम ऐसे आपकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। आतंकवाद से हम आपके साथ मिलकर आतंकवाद का, टेररिज्म को ख़त्म करेंगे, आपके कोई आँच नहीं जाने देंगे, आपकी सिक्योरिटी हम हेल्प करेंगे, सुरक्षा का वादा करते थे। दूसरा, छोटे देश जैसे हम भी, हमारा देश भी है, अपन रशिया से खरीदते रहते हैं हथियार वगैरह, चलते ही कुछ ना कुछ ले लेते हैं, चाहे वो राफेल हो, चाहे कुछ भी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। हम कुछ सैन्य या हथियार की सहायता अपन बड़े देशों से खरीदते हैं। तो यही छोटे देश भी यही चाहते थे कि हम उससे कोलिशन कर लेंगे, तो जैसे यूएसए हमें या फिर रशिया जो हमें है कुछ हथियार दे देगा, कुछ सैन्य सपोर्ट कर देगा अगर कभी कोई दुविधा प्रॉब्लम आई तो, ये फ़ायदा था। और आर्थिक मदद भी इनकी भी होती थी, आर्थिक मदद उनकी तो कोई छोटी मोटी हेल्प होती थी, लेकिन इनकी एक्चुअल में आर्थिक मदद फाइनेंस बहुत ज़्यादा होती थी। कि जैसे ये छोटे देश हैं, उतनी सुख सुविधाएं या उतना ही इनके पास में टेक्नोलॉजी वगैरह होती नहीं थी, तो ये बड़े देशों से हेल्प ले सकते थे पैसों की, खूब सारा पैसा ले लिया और वो अपने वहाँ पर डेवलपमेंट कर लिया, कम इंटरेस्ट में इनको पैसा मिल जाता तो वापस, मतलब बहुत सारी बातें थी। मैन ये भी छोटे देशों को बेनिफिट था। फिर एक बात वो लास्ट और करते हैं कि दोनों महाशक्तियों ने लड़ाई तो टाल दी, दोनों की सूझबूझ से काम हो गया और आखिर पूरा संसार ने एकदम सुख की चैन की सांस ली। फाइनली इन तीनों के बीच में 3 इंपॉर्टेंट संधियाँ भी हुई थी। जब ये शीत युद्ध खत्म हुआ तो दोनों महाशक्तियों के बीच में अस्त्र नियंत्रण यानी कि आर्म्स कंट्रोल के ऊपर कुछ 3 महत्वपूर्ण संधियाँ, 3 ट्रीटी हुई। वो ट्रीटी ये हुई, एक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, यानी कि न्यूक्लियर टेस्ट बैन, मतलब हम परमाणु का परीक्षण नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास इतने परमाणु एटम बम हो गए, ये नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। या फिर कोई भी करेगा तो इनसे पूछ के करेगा। परमाणु परीक्षण किसी भी देश में हालांकि बैन हो गया, लेकिन फिर भी जो महाशक्ति कुछ करती है तो वो बिना परमिशन या उसके नहीं करेगी। परमाणु अप्रसार भी नहीं, न्यूक्लियर नॉन पोर्टफोलियोशन ट्रीटी, और तीसरा परमाणु प्रेक्षपात परिसीमन संधि, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। ये 3 ऐसी संधियाँ थी, तीनों के बारे में अपन पढ़ेंगे आगे। आपको इनके बारे में जानना है कि ये 3 संधियाँ इनके बीच में, ट्रीटी भी इनके बीच में हुई कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और फाइनली ये जो शीत युद्ध है वो फाइनली शांत हुआ और पूरा संसार आराम से चैन की सांस ली। तो मेरा आज का ये सेशन करने का ये मकसद था कि आपको ये पूरी इमेज एक समझ में आ जाए, कुछ ऐसे वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको समझ में आ जाए, जिनका मीनिंग समझ में आना ज़रूरी है, वरना थ्योरी जैसे स्टार्ट करेंगे, चैप्टर को पूरी स्टोरी जैसे सुनेंगे तो थोड़ा मुश्किल वर्ड हो सकता है। अब अपन एक क्राइसिस, चाहे क्यूबा संकट हो, लाइन से पढ़ाऊंगा, इतना मज़ा आएगा आपको इस चैप्टर को पढ़ के कि कोई भी डाउट नहीं रहेगा और बहुत ज़्यादा नॉलेज आपका गेन होने वाला है। इसलिए आपको अच्छे से नोट्स, ये वाला आज का पूरा सेशन आपको नोट्स बनाना है और फिर मॉर्निंग मिलते हैं नए वीडियो के साथ, ठीक है। ओके।